हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये बायोलॉजी का आपका टॉपिक है। और ये जो बायोलॉजी का आपका टॉपिक है आपके NFSU NFAT PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमने NFSU NFAT PG के फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो तीन कोर्सेज है, फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों ही कोर्सेज का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम है। एंड आपको क्या पढ़ना है? बेसिक्स आपको पढ़नी है, फिजिक्स आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में 25 ईच क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल फोरेंसिक साइंस से। तो मैंने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं MSc फोरेंसिक साइंस, MSc टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, NFSU NFAT 2024 के लिए। आज का जो ये लेक्चर है हम इसमें बायोलॉजी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है। मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं NFSU NFAT 2024 के लिए, वो जो वीडियो की लिंक है आपको आई बटन पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। अगर आप NFSU NFAT एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपका सारा का सारा NFSU NFAT सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट होगा। और एवरी ट्यूसडे हम एप्लीकेशन पे लाइव भी रहेंगे। हमारे PDF नोट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बुक, कोई भी MCQ बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉक पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक पेपर में ये 25 टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और हमारा जो मॉक पेपर है बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह होता है, तो आपका टाइमर साथ साथ में चलता रहेगा। जितनी नेगेटिव मार्किंग NFSU NFAT करेगा, उतनी ही नेगेटिव मार्किंग आपको टेस्ट में भी मिलेगी, जिससे आपकी आदत हो जाएगी कि आपको अननेसेसरीली एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो आपको उसका ध्यान में रखना है। ये हमारे टेस्ट से आपको हैबिट हो जाएगी। डू जॉइन आवर क्लासेस, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बात करेंगे डार्विन की। डार्विन का कहना क्या था? इनका एक तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड रिलेटेबल है। आप अपने हर लाइफ के फेज में इस नेचुरल सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो, राइट? अभी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, एंड इसमें से सारे के सारे बच्चे ऑफकोर्स सेलेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ वो ही सेलेक्ट होंगे जो कि क्या होंगे? फिटेस्ट होंगे। फिटेस्ट होंगे मतलब जो सबसे अच्छा पेपर बनाएंगे, जो कम से कम नेगेटिव मार्किंग करेंगे, जो कि लिस्ट में सबसे पहले आएंगे। वो क्या हो गए? दे विल बी द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स, एंड उनका ही सर्वाइवल होगा इस एग्जामिनेशन में। इसी वजह से इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एंड फॉर दैट यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। ओके, डार्विनिज्म की बात करते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। इन्होंने बोला था कि जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म होता है उसको नेचर सेलेक्ट करता है, एंड वो सर्वाइव करते हैं इस एनवायरनमेंट में। चार्ल्स डार्विन के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था, प्यार से इन्हें डार्विन कहते थे, या फिर इनकी दी हुई थ्योरी को डार्विनिज्म कहते हैं। इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1809 टू 1882 AD। ये एक इंग्लिश न्यूट्रलिस्ट थे। ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर एट दैट टाइम 19th सेंचुरी में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमें दी थी। नाउ ही मेड एन वेरी एक्सटेंसिव स्टडी ओवर 20 years। अपने जिंदगी के 20 साल इन्होंने लगाए और चीजों को ऑब्जर्व करा, स्टडी करी, बिटवीन 1831 टू 1836। मतलब ये जो टाइम लाइन था 20 साल तो लगाए लगाए, पर जिन्होंने इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी करी थी वो इन 5-6 सालों में करी थी, 1831 से 1836 में। ठीक है। और वो एक ट्रिप पे भी गए थे जिसमें उन्होंने ट्रैवल करा था। उसका नाम, उस शिप का नाम था HMS बीगल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छोटा मोटा बन सकता है कि कौन से शिप में उन्होंने क्या करी थी, साउथ अमेरिका की ट्रिप करी थी, एंड इस ट्रिप में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, आइडेंटिफाई करी। ठीक है। ओके,
द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। अब हम डार्विन की चश्मे से देखेंगे, डार्विन की आइज से देखेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें बताई। नाउ स्पीशीज कीप ऑन इवॉल्विंग और चेंजिंग विथ टाइम। इनका कहना था कि जो स्पीशीज है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। एज द इन्वायरमेंट चेंजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म also changes, they adapt to the new environment. This phenomena of changing over a period of time as per the natural requirements is called adaptation. of course ये बिल्कुल सही भी है ना, जो भी चीज़ें हमको ज़रूरी होती है उसके थ्रू हम अडेप्ट करते जाते हैं क्योंकि हमको इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी करना है। ये मानना इनका बिल्कुल सही ही था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और इन चेंजेस को हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। नाउ एज पर द डार्विन थ्योरी ओनली द सुपीरियर चेंजेस, वो सारे चेंजेस जो सुपीरियर है वही ही सेलेक्ट होते हैं और जो इंफीरियर चेंजेस होते हैं, जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं अपने आप ही। नाउ ऑल द अडेप्टेशंस कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। सो जितने भी जो सुपीरियर अडेप्टेशंस होते हैं वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव मोर मेलानिन इन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सनलाइट। अब आपको पता होगा हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा होता है वो स्किन उतनी ही ज़्यादा डार्क होती है। सो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं यूजुअली उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है क्योंकि जो एक्यूमुलेशन होता है मेलानिन का उनकी स्किन के सरफेस में बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उस एरिया में जो सन है वो बहुत एक्सटेंसिवली क्या करता है, हीट क्रिएट करता है और सन की हीट से यूवी रेस से क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन या स्किन कैंसर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर उनकी स्किन डार्क नहीं होगी। तो ये जो मेलानिन है वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो प्रोटेक्शन उनको ज़्यादा चाहिए, इस वजह से मेलानिन उनके बॉडी के सर्फेस में ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रहता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था जो डार्विन ने ऑब्जर्व भी करी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलमोस्ट all organisms share common ancestry with some organisms. According to Darwin, all organisms had one common ancestor at some point in the time to kept on diverging ever since. Now, his evolutionary theories support the convergent theory, very important, and divergent theory. है ना, homologous organ and होमोलोगस ऑर्गन एंड होमो हेटेरोलोगस ऑर्गन आई गेस, है ना, जो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थ्योरी के पार्ट है, एग्जाम्पल है, वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वो आप देखोगे कि ओरिजिन ऑफ द ऑर्गन सेम है बट उनका काम डिफरेंट डिफरेंट है, एंड ओरिजिन ऑफ द ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट है बट वो काम सेम करते हैं। ठीक है, ये जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट हियर, बट आपको याद रखना है कन्वर्जेंट थ्योरी एंड डाइवर्जेंट थ्योरी ये एविडेंसेस हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं किसी न किसी पॉइंट पे एक ही ऑर्गेनिज्म था। नाउ वी आल्सो स्टडीड दैट द बर्ड्स ऑफ गालापागोस आइलैंड, जहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी, आइडेंटिफाई करा था इन इन बर्ड्स को, इन्होंने नाम दिया था डार्विन्स फिंचेस। ठीक है, दे डेवलप डिफरेंट बीक्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। उन्होंने ये देखा कि ये जो बर्ड्स थी इनके जो बीक्स हैं, इनकी जो चोंच हैं वो अलग अलग तरीके की हैं, और ये अलग अलग तरीके की बीक्स या चोंच इन्होंने कैसे डेवलप कर ली, इनके डिफरेंट फूड हैबिट्स की वजह से। ही प्रूव्ड adaptive radiation. Similarly, he proved adaptive radiation. Similarly, he also observed that Australian marsupials जो छोटे छोटे कैट के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, जानवर होते हैं, they showed number of different marsupials emerging from an ancestor. तो अलग अलग तरीके के होते हैं, किन्हीं का मुंह लंबा है, किन्हीं का मुंह छोटा है, सो ये अलग अलग स्पीशीज है, बट ये इस चीज़ से प्रूव होता है कि इनका एंसेस्टर सेम था, बट ये इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या फूड हैबिट्स की वजह से इनमें ये चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, evolution is a very slow and gradual process. He concluded that the evolution took place over a very long period of time. इन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं बोल तो रहा हूँ evolution हो रहा है बट ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है, बहुत लंबे समय में ही evolution होता है। Now the generation of species from another take species from another takes a long period of time. It is a very steady process as the changes and adaptations takes a long time to stabilize and give rise to new species. So ये इनका final statement था। ओके, इसके अलावा
इसके अलावा डार्विन का ये मानना था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है या जो अडेप्टेशंस हैं कैसे आती हैं, चार इंपॉर्टेंट तरीके से आती है। पहला तो है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, पहला तो है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, ठीक है। द चेंजेस accumulate over period of a time in an organism that usually give rise to a न्यू स्पीशीज, ठीक है। इनका कहने का मतलब यही था कि एक लंबे समय के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएशंस में डेवलप होते हैं। देन वी हैव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ये जो चेंजेस हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते हैं। अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो ये जो नई चेंजेस है वो उतने ही ज़्यादा पॉपुलेशंस में क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे। देन वी हैव डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सो अलग अलग सर्वाइवल है इंडिविजुअल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। द सुपीरियर वेरिएशंस लीड टू सर्वाइवल एंड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एंड इंफीरियर जो चेंजेस होते हैं वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से जो इंफीरियर चेंजेस हैं वो एक्सटेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये मानना था डार्विन का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। सो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है? अब ह्यूगो डी व्रीज एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने एक फूल पे एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम था इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। सो इवनिंग प्राइम रोज ने इन्हें एक्सपेरिमेंट करा था, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने जानना था। अब इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1848 टू 1935 एडी, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक रिलीज करी थी जिसका नाम था स्पीशीज एंड वेराइटीज, देयर थ्योरी बाय म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन कोई सडन चेंज होता है या बड़ा चेंज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये है ह्यूगो डी व्रीज, ये है वो फ्लावर जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? नाउ दिस साइंटिस्ट और न्यूट्रलिस्ट और बायोलॉजिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने क्या करा? कल्टीवेट करा इस इवनिंग प्राइम रोज को बोटानिकल गार्डन्स में एम्स्टरडेम में। द प्लांट्स वेर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, और क्या क्या इनको अलाउ करा? टू सेल्फ पॉलिनेट। और जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा। द प्लांट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वेर अगेन सब्जेक्टेड टू सेल्फ पॉलिनेट। सो इन्होंने क्या करा? जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको फिर से सेल्फ पॉलिनेट करा ताकि वो सेकेंड जनरेशन को ऑब्जर्व कर सके। ना प्रोसेस वर रिपीटेड फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशन, और उन्होंने कई सारे जनरेशन्स को ऑब्जर्व करा। और क्या कंक्लूड करा? उन्होंने कंक्लूजन दिया द इवोल्यूशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, विच ऑकर बाय म्यूटेशन। वो क्यों हो रही है? म्यूटेशंस की वजह से हो रही है। नाउ इंडिविजुअल विथ म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटेंट्स, उनको हम क्या कहेंगे? म्यूटेंट्स। अच्छा, अगर आपने एक्समैन मूवी देखी होगी तो उसमें भी क्या कहते थे? म्यूटेंट्स कहते थे। और उसमें एक फिक्शन, उसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, एक फिक्शनल स्टोरी है। उसमें यही था कि कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें म्यूटेशंस हो गए, मतलब उनका डीएनए म्यूटेट कर गया और उनमें कई सारे स्पेशल सुपर पावर्स आ गए, है ना। तो वो तो मूवी की बात हुई, बट उनको भी म्यूटेंट्स ही कह रहे थे क्योंकि म्यूटेशंस हुए हैं उनमें। जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेंट्स, ठीक है ना। इनका कहना था कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई म्यूटेशन, और जिस भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटेंट्स। नाउ एलिमेंट्री स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर टू इंक्रीज द चांसेस बाय सिलेक्शन ऑफ नेचर। सो इनका भी कहना था कि जब तक ये जो चेंजेस हैं, जो म्यूटेशंस है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होंगे, नेचर इनको सेलेक्ट नहीं करेगी और ये इवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज में ये म्यूटेशन होने की ज़रूरत है, लार्ज नंबर में, लार्ज पॉपुलेशन में। नेक्स्ट वी हैव म्यूटेशन ऑकर। Mutations are recurring so that the same mutant appear again and again. This increases the chance of selection by nature. अगर सेम म्यूटेशन बार बार होगा तो चांस बढ़ जाएगा कि नेचर उसे सेलेक्ट करेगी। म्यूटेशंस ऑकर इन ऑल डायरेक्शंस, सो में कॉज गेन और लॉस ऑफ एनी कैरेक्टर। अभी जो म्यूटेशन है वो हर डायरेक्शन में होते हैं, या तो उससे कोई कैरेक्टर गेन हो जाता है या फिर कोई कैरेक्टर लूज हो जाता है, ठीक है। म्यूटेबिलिटी इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल चेंजेस। ये जो म्यूटेशंस है ये हमेशा डिफाइंड नहीं होते, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में म्यूटेशंस हो भी रहे हैं तो उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज में भी म्यूटेशंस होंगे ही, ठीक है।
नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक या मॉडर्न कॉन्सेप्ट या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो कुछ पॉइंट्स है इसमें भी। पॉइंट्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या किया गया? जो जेनेटिक्स जो हमने पढ़ा था, जो हमने अभी जस्ट म्यूटेशन के बारे में भी पढ़ा, और इसके अलावा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारे प्यारे जॉन मेंडल। मेंडल ने बहुत ही कमेंडेबल वर्क करा था जेनेटिक्स के सेक्शन में, और उनका जो काम है बहुत सॉलिड था, जो आज तक भी हम पढ़ते हैं और सारे के सारे साइंटिस्ट उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो जेनेटिक्स को हमने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से क्या करा? लिंक करा इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, सिंथेटिक थ्योरी में। ठीक है। नाउ रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या था? इट एम्फसाइजेस ऑन दैट जेनेटिक वेरिएशन दैट अराइजेस थ्रू प्रोसेस सच एज म्यूटेशन। तो इनका भी मानना था कि म्यूटेशन से भी क्या हो रहा है? जो वेरिएशन है वो आ रहा है। इसके साथ साथ रिकॉम्बिनेशन से भी आ रहा है, जो जीन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उससे, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, या फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जिस या फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल जिससे नेचुरल सिलेक्शन हो रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सो ये वही बात है कि जितने लार्ज नंबर पे ये जो वेरिएशन है, रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन से होंगे, उतनी ही ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स विद स्टडी हाउ जेनेटिक वेरिएशन चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन ओवर जेनरेशंस, कि कितने जेनरेशन में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जेनेटिक्स आप स्टडी करोगे तो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, या आप रीड कर सकते हो ना। कंसीडरिंग द फैक्ट लाइक जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिलेक्शन प्रेशर। Next we have speciation. So it explain how new species arises through the process of speciation. कैसे नई species का generation हो रहा है, which involves the development of reproductive isolation between population that leads to a divergent genetic pool. So अगर कोई population है किसी दूसरे environment में जाके रहने लग गई, और ये जो नई population है वो पुरानी population के साथ reproduction नहीं कर रही है, और ये जो नई population है यहाँ पे environmental factors बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये यहीं पे ही रह रही है, आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रही है, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो डिफरेंसेस हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी इस अलग पॉपुलेशन में बनेगी ना, तो ये जो नई जनरेशन बनेगी उनके नए नए चेंजेस हर जनरेशन में जाएंगे। तो ये एक नई स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ बनने के लिए ज़्यादा चांसेस इन पॉपुलेशन के पास होगी, और इस तरीके से नई स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है। एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जब आप स्टडी करते हो पैलेंटोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो आपको एविडेंसेस मिलते हैं दैट वी हैव सेम ओरिजिन, और इसके अलावा ये भी कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। देन वी हैव बायोजियोग्राफी। ठीक है। इट्स कंसीडर जियोग्राफिकल पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस। देखो इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, such as continental drift and dispersal, that explains distribution of species and their ecosystem that impacts evolutionary processes. ठीक है। सो ये था आपका ये था आपका न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न कॉन्सेप्ट और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, बट अभी के लिए इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हमने पढ़ ली। ये लेक्चर था फॉर योर NFSU NFAT PG 2024 फॉर फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, कोर्स का लिंक मिल जाएगा। डू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन बिफोर योर NFSU NFAT एग्जामिनेशन। तो अभी आपके पास टाइम है, 15 या 16 जून को पेपर होने वाला है, उसके पहले सारी तैयारी कर लीजिए हमारे साथ, एंड बिल्कुल स्टडी प्रूफ होके चाहिए, एग्जाम प्रूफ होके चाहिए एग्जाम देने। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।